इस क्लास में हम लोग LOS86C कवर करेंगे। डिस्क्राइब द रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ दे मे बी डेवलप्ड फॉर अ क्लाइंट। तो देखो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट, एक नंबर, ठीक है। दैट नंबर इज एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल 10%, 12%, 15%। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव। ये रिस्क का भी हो सकता है, रिटर्न के लिए भी हो सकता है, ये अपने पढ़ेंगे, बट फिलहाल बेस का बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हो गया कंपैरिजन विद समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर अपने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये अपना टारगेट है, तो वो हो गया रिलेटिव रिटर्न। कि निफ्टी अगर 6% कमा रहा है, हम लोग 8 कमा रहे हैं, तो हम लोग 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, राइट। तो दैट कम्स अंडर रिलेटिव रिटर्न या फिर रिलेटिव अपना ऑब्जेक्टिव। तो दो तरीका का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। इसके बेसिस पे ही ये पूरा एलओएस कवर्ड है। देखो, the risk objectives in an IPS may take several forms. ठीक है? An absolute risk objective might be to have to decrease portfolio value during any 12-month period or to not increase value by more than 2% at any point over the 12-month period. तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, ये जैसे कि 2% हो गया, या पोर्टफोलियो वैल्यू में हैव नो डिक्रीज इन पोर्टफोलियो वैल्यू मतलब जीरो डिक्लाइन। तो यहाँ पे जीरो हो गया एब्सोल्यूट टर्म जो अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। Low absolute percentage risk objectives such as these may result in portfolios made up of securities that offer guaranteed return। सीधा पता है, अगर आप बोल दो कि आपको नो डिक्रीज इन पोर्टफोलियो वैल्यू चाहिए साल भर में, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपको एकदम गारंटीड रिटर्न्स में ही डाल पाएगा। फॉर एग्जांपल, यूएस ट्रेजरी बिल्स का तो एग्जांपल इसमें दे दिया भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, उसके अलावा फिर फिक्स डिपॉजिट, ये सभी ऑप्शन फिर बचता है। उसके अलावा और ऑप्शन फिर बचता नहीं है जहां पे आपका नो डिक्रीज इन वैल्यू का कोई गारंटी रहे। Absolute risk objectives can be stated in terms of probability of specific portfolio results, either percentage losses or dollar losses, rather than strict limits. Examples देख लो, पूरा clear हो जाएगा। No greater than a 5% probability of returns. 5% अपना एक ये है। Below 5% in any period. यहाँ पे ये जो -5 है ना, ये अपना एक हो गया absolute benchmark। फिर से, no greater than a 5% probability of returns below 5% in any 12-month period। यानी कि एक साल में there should not be a more than 5% probability कि अपना लॉस -5 के नीचे जाए। या फिर no greater than a 4% probability of a loss more than 20,000 over the next 12 months। यानी कि there is a less than 4% probability या और less than equal to 4% probability of a loss कि 20,000 से ज्यादा का लॉस मेरा एक साल में नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू और अंडर 4%। ठीक है, खाली ये एग्जांपल मार्क कर लो, इससे अपना एब्सोल्यूट वाला क्लियर हो जाएगा। ये सब अपने को ऊपर का उतना देखने का काम नहीं है। An absolute return objective may be stated in nominal terms such as an overall return of at least 6%। भाई इतना तो कमा लो, इसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं। 6% अपना एब्सोल्यूट हो गया। Or in real terms such as a return of 3% more than the annual rate in such as a return of 3% more than the annual inflation rate each year। तो ये भी अपना एब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि जो भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है उससे अपने को खाली 3% ही ज्यादा का टारगेट है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, बट ये जो 3% है ये अपना वापस से हो गया अपना एब्सोल्यूट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए अब आ जाओ रिलेटिव का बात करेंगे। रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव्स relate to a specific benchmark and can also be strict, such as returns will not be less than 12-month euro LIBOR over any period। ये अपना रिटर्न का एक रिलेटिव हो गया कि भाई कुछ भी हो, लाइबोर से तो ज्यादा कमाना है। जो 12-month पीरियड का यूरो लाइबोर है उससे तो अपने को ज्यादा कमाना है, या फिर निफ्टी से तो ज्यादा कमाना है। तो निफ्टी हो गया अपना रिलेटिव रिटर्न का बेंचमार्क। और स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी में बात बोले तो no greater than a 5% probability of returns more than 4% below the return on the MSCI World Index over the next 12 months period। या फिर इसमें अब क्या बोला है कि 5% प्रोबेबिलिटी से ज्यादा, इन द सेंस कि आपका जो इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, वो सपोज है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, ये आपका बेंचमार्क है। तो अब आपको क्या करना है कि ये सपोज जो भी रिटर्न कमा रहा है, सपोज ये साल का 10% कमाया, ठीक है, तो आपका
रिटर्न शुड नॉट बी लेस देन 6 क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4%, तो 10 माइनस 4 हो गया 6। तो आपका जो रिटर्न है वो 6% के नीचे नहीं जाना चाहिए और इसका प्रोबेबिलिटी शुड बी मोर देन 95%। वापस से पढ़ेंगे, नो ग्रेटर देन अ 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स मोर देन बिलो 4%, यानी कि 4% आपका जो इंडेक्स का रिटर्न आ रहा है उससे 4% और नीचे ले लो, बट उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता भी है तो उसका प्रोबेबिलिटी इज जस्ट 5%। ठीक है। रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिलेटिव टू अ बेंचमार्क पोर्टफोलियो रिटर्न सच एज exceed the return on the S&P 500 by at least 2% per annum। भाई कि अपने को भाई इससे ज्यादा ही कमाना है, चाहे 2% ज्यादा कमाओ 4% ज्यादा कमाओ, जो भी। ये हो गया अपना रिलेटिव का पार्ट। फॉर अ बैंक द रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स मे बी रिलेटिव टू द बैंक्स कॉस्ट ऑफ फंड्स, डिपॉजिट रेट, while it is possible for an institution to use returns on peer portfolios such as endowment fund with the stated objectives to be in the top quartile of the endowment fund returns, peer performance benchmarks suffer from not being investable portfolios। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, जैसे हम लोग निफ्टी को बेंचमार्क ले लिए या एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपना बेंचमार्क ले लिए, जैसे बैंक ले रहा है डिपॉजिट रेट को, भाई डिपॉजिट रेट से तो ज्यादा कमाओ। अब तुम लोग बोलेगा एक काम करो, ये ठीक है, मेरा सपोज आईटी इंडस्ट्री में कंपनी है, तो आईटी इंडस्ट्री का जो मेरा कॉम्पिटिटर है सपोज वो कमा रहा है साल का 20%, भाई हम भी कमाएंगे साल का 20%। ये हम लोग का बेंचमार्क हो गया। तो ये बोलना चाह रहा है, ये जो पैराग्राफ है व्हाइल इट इज पॉसिबल वाला पार्ट, ये पैराग्राफ बोलना चाह रहे हैं कि आप पीयर कंपनीज जो है, पीयर कंपनीज को एज अ बेंचमार्क मत चूज किया करो। इट तो वो क्या हो जाता है, वो इट इज नॉट इन्वेस्टेबल इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आज मान लो तुम्हारा पीयर कंपनीज है, ठीक है, आप बेंचमार्क किसको लोगे? जो कंपनी अच्छा कर रहा है आप उसी को बेंचमार्क लोगे, है ना? आप तो यही चाहोगे ना कि कम से कम आप उतना तो कमाओ जो कंपनी अच्छा कर रहा है। सपोज आप उस टाइप का कंपनी का बेंचमार्क अपने ले भी लिए, बट वो कंपनी के पास जो कॉन्टैक्ट्स है, वो कंपनी के पास जो एक्सेस है, जो टीम है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट है, जरूरी नहीं है वो बेनिफिट आपके पास भी हो, राइट? आज हर एक कंपनीज का अपना अपना कॉन्टैक्ट्स है, अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट्स भी है ऑर्डर्स का। तो यू कैन नॉट होप कि आप अगर खाली बेंचमार्क बना लोगे तो सिमिलर रिटर्न आपका भी आ जाएगा, राइट? हर एक कंपनी का अपना अपना चीज है। तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे बोला गया है कि आप पीयर पोर्टफोलियोज, यानी कि आपके साथ साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इन लोग को आप खाली अपना ऑब्जेक्टिव में, रिलेटिव रिटर्न का ऑब्जेक्टिव में मत कंडक्ट करो या मत कंसिडर करो। देखो, व्हाइल इट इज पॉसिबल फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू यूज रिटर्न्स ऑन पीयर पोर्टफोलियोज, आपके कॉम्पिटिटर्स, जैसे एक एंडोमेंट बोलेगा कि देखो मेरा भी एंडोमेंट फंड है, मेरा भी बहुत पैसा है, उसका भी एंडोमेंट है, उसका पास भी बहुत पैसा है, दोनों का तुम्हारा टाइम होराइजन भी सिमिलर है, रिटर्न रिक्वायरमेंट भी सिमिलर है, तो एकदम उसका कॉपी मारो। अब यहाँ पे देखो, सच एज एन एंडोमेंट विद अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव टू बी इन द टॉप क्वार्टाइल ऑफ एंडोमेंट फंड रिटर्न्स। अब मान लो एक एंडोमेंट है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को एकदम टॉप पे आना है, ठीक है? तो अब इस केस में पीयर परफॉर्मेंस बेंचमार्क सफर फ्रॉम नॉट बीइंग इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो। आज अगर आपको टॉप पे आना है तो सीधा बात है, आपको खाली दूसरा को सिमिलर रिटर्न नहीं लाना है, आपको दूसरा से आउट परफॉर्म करके वहां पे पहुंचना है, ठीक है? तो खाली आप उसको बेंचमार्क लेने से काम नहीं चलेगा। देयर इज नो वे टू मैच दिस इन्वेस्टमेंट रिटर्न बाय पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बिफोर द फैक्ट। और एंडोमेंट का रिटर्न भी तो साल के एंड में आना है, आप उसके पहले कैसे बता दोगे कि मेरे को इतना रिटर्न कमाना है ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे? सपोज आप बोल रहे हो मेरे को मेरा एंडोमेंट नहीं है, सपोज किसी और का एंडोमेंट भी है, अब आप बोल रहे हो यार हर साल ना एंडोमेंट बी को अपने आउट परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो लास्ट ईयर का तो उसका 8% है, चलो ये मैंने मान लिया। मैं अगर इस ईयर सपोज 8% सोच के चल रहा हूँ कि यार पिछला साल उसने 8 कमाया, मैं भी 8 कमाऊंगा। अब मार्केट मान लो बहुत अच्छा तेज होने लग गया, अब मेरे हिसाब से तो 8% आ गया, मैं अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। तुमको तो मालूम नहीं उसने किया है कि नहीं प्रॉफिट बुक्स। अब प्रॉफिट बुक, अब साल के एंड में जब रिजल्ट आता है वो दिखा रहा है 20% का रिटर्न, तुम दिखा रहे हो 9%, 10% का रिटर्न। तुमको तो मालूम ही नहीं पड़ा ना कि उसने कब क्या किया है क्या नहीं किया। इसीलिए बोला गया है कि पीयर परफॉर्मेंस बेंचमार्क सफर फ्रॉम नॉट बीइंग इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियोज। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। इन एनी इवेंट द अकाउंट मैनेजर मस्ट मेक श्योर दैट द स्टेटेड रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स आर कंपैटिबल given the reality of expected investment results and uncertainty over time। इसमें यही बोला गया है कि आप जो भी अपना टाइम होराइजन लेके या जो भी रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे आप अपना आईपीएस बनाते हो, तो ये देख के बनाओ कि इट इज रियलिस्टिक। आप अगर बोलोगे मेरे को साल का 20% चाहिए, साल का 2% का रिस्क, तो दैट इज नॉट कंपैटिबल बोल लो, या दैट इज नॉट
प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये अपने को एज एन अकाउंट मैनेजर ये अपने को देख के रखना पड़ेगा कि जो भी स्टेटेड रिस्क है और रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स है ये कंपैटिबल हो, साथ साथ चले और रियलिस्टिक हो, गिवन द रियलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स एंड अनसर्टेनिटी ओवर टाइम। सो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग LOS 86D से स्टार्ट करेंगे।